हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में संपूर्ण क्रांति का वन शॉट चैप्टर देखे थे। वन शॉट पूरा क्लास किए थे। इस चैप्टर में अर्धनारीश्वर चैप्टर था। इसमें अर्धनारीश्वर चैप्टर में जितने सारा ऑब्जेक्टिव बनेंगे, जितने सारे प्रश्न बनेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम में, वो आज के क्लास में करेंगे। ठीक, वन शॉट रहेगा, ज़्यादा नहीं, 1.5 घंटा, इतना 2 घंटा का वीडियो रहेगा। इसी में पूरा चैप्टर खलास हो जाएगा। आप लोग को पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहीं से पीडीएफ डाल दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ रहेगा। आप लोग पीडीएफ से आप लोग को रिवीजन करने में टाइम मिलेगा, इसलिए आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, तो आज स्टार्ट करता हूँ जी। देखिए जी, क्या कह रहा है, लेखक के बारे में पहले पढ़ते हैं। लेखक के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर लेखक, अर्धनारीश्वर है लेखक। एक सेकेंड रुक जाइए। अर्धनारीश्वर चैप्टर का जो लेखक है कौन है, रामधारी सिंह कौन है, दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखे है, तो अर्धनारीश्वर चैप्टर लिखे हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है, तो अर्धनारीश्वर का मतलब आधा नारी और आधा पुरुष होता है, उसे अर्धनारीश्वर कहा जाता है। और रामधारी सिंह दिनकर ने मतलब लिखा है। इसी चैप्टर को इसी बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक, देखते हैं जी लेखक परिचय में क्या क्या है। लेखक परिचय में उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए जी क्या कह रहा है लेखक के बारे में, कि रामधारी सिंह दिनकर छायावादी उत्तर युग के निबंधकार थे। पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर है किस युग के जो प्रमुख निबंधकार है, तो छायावादी उत्तर युग। एक सेकेंड, दिनकर जी किस युग के तो निबंधकार हैं, तो छायावादी उत्तर युग के क्या है, तो निबंधकार हैं। पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के निबंधकार हैं, तो वह छायावादी उत्तर युग के निबंधकार हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। पूछा जाएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 दिसंबर 1908 ईस्वी में बिहार के किस बेगूसराय जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। किस गांव में, तो सिमरिया गांव में हुआ था। जितने सारा हाईलाइट करता हूँ उतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे याद करिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि इनकी माता का नाम मनरूप देवी एवं पिता का नाम क्या है, रवि सिंह था। तो इनकी माता का नाम पूछेगा तो क्या है, मनरूप देवी। ठीक, और इनका पिता का नाम क्या है, पिता का नाम पूछेगा तो रवि सिंह था। पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह। ये ध्यान रखिएगा जी। ये क्या कर रहा है कि इनकी माता का नाम है क्या है, मनरूप देवी, और पिता का नाम क्या है, तो रवि सिंह। इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो श्यामावती नाम है। पत्नी का क्या नाम है, तो श्यामावती थी। पत्नी का क्या नाम है, तो श्यामावती पत्नी का नाम है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा एवं वृद्धि निम्नलिखित है। पहला क्या है, दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। मतलब दिनकर जी के किस गांव में उनका प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हुई थी, तो दिनकर जी के प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। दिनकर जी के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, तो गांव में ही से ही हुई थी। 1928 में मोकामा से मैट्रिक किया था। मोकामा से क्या किया था, तो मैट्रिक्स किए थे। 1928 ईस्वी में मोकामा से उन्होंने क्या किया था, तो मैट्रिक्स की परीक्षा की थी। 1928 ईस्वी में मोकामा से किया था। 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास विषय में बीए किए।
पूछेगा कॉलेज में इतिहास विषय से बीए कब किए थे, तो 1932 ईस्वी में। ठीक। और बीए किए थे किस विषय में, तो इतिहास विषय से, हिस्ट्री से किए थे। वो क्या किए थे, तो बीए किए थे। और शिक्षा के बाद वो एच ई स्कूल बरबीघा प्रधानाध्यापक रहे। कौन से, वो बोलेगा प्रधानाध्यापन कौन से कॉलेज से रहे हैं, तो कौन, वो एच ई। शिक्षा के बाद वो एच ई स्कूल बरबीघा प्रधानाध्यापक रहे। बरबीघा के प्रधानाध्यापक रहे, तो कौन रहे थे, तो रामधारी सिंह दिनकर जी। जनसंपर्क विभाग में डायरेक्टर पद पर रहे, फिर हिंदी के प्रोफेसर हुए हैं। किसके प्रोफेसर हुए हैं, तो हिंदी के हुए हैं। किसके प्रोफेसर, तो हिंदी के हुए हैं। ठीक। देखिए जी, इसमें कहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पहला पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के निबंधकार हैं, तो छायावादी, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ सकता है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनाया जा सकता है, तो इनका जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी के बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। यानी कि 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो बेगूसराय के सिमरिया गांव में। यहाँ पूछ सकता है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि उनकी माता के नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है। तो माता का नाम क्या है, मनरूप देवी, और पिता का नाम क्या है, रवि सिंह। और इनकी पत्नी का नाम भी पूछ सकता है, पत्नी का नाम क्या है, तो श्यामावती था। प्रारंभिक शिक्षा एवं वृत्ति क्या है, तो दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। अब पूछेगा कि मैट्रिक्स की परीक्षा कब किए थे, 1928 ईस्वी में मोकामा में किए थे। ठीक। तो आप लोग, उम्मीद है जी आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या करा कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर सुशोभित करते हुए बाद में। अब पूछेगा भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति रहे, किस विद्यालय में वह उप कुलपति के विषय पर रह चुके थे, तो भागलपुर विश्वविद्यालय से। कौन सा, एक सेकेंड, बोलेगा बोलेगा किस, मतलब विश्वविद्यालय में वह उप कुलपति के पद पर रह चुके हैं, तो भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रह चुके हैं। अगला पॉइंट क्या करना है कि जो हिंदी के सलाहकार हुए, हिंदी के क्या थे, तो सलाहकार थे। इनकी पहली कविता 1925 में छात्र सहोदय। पूछेगा कि उनकी जो कविता छात्र सहोदर है वो कब प्रकाशित हुआ था, तो 1925 ईस्वी में हुआ था। एक सेकेंड, 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी, तो 1925 ईस्वी में। उनकी पहली कविता कौन थी, तो छात्र सहोदर, ऐसे भी पूछ सकता है। और दूसरे तरीके से यह पूछ सकता है कि छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी, कब हुई थी, तो 1925 ईस्वी में। और देखिए 21 वर्ष की अवस्था में इनकी पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है जी कि 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक का नाम क्या था, तो प्राणभंग था। क्या था, प्राणभंग प्रकाशित हुई थी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि छायावादी उत्तर युग के राष्ट्रीय भावधारा के ओतप्रोत एक प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रबंध, मुक्तक, गीत प्रगीत, काव्य, नाटक आदि अनेक रचनाएं थी। ये समझ उतना नहीं पूछा जाता है जी। अगला देखिएगा, इनमें इनकी रचना संस्कृत के 4 अध्याय। ये बहुत सारा फेमस है क्वेश्चन, संस्कृत के 4 अध्याय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, इसको जितना कम समझे उतना ही ज्यादा है। संस्कृत के 4 अध्याय पर अकादमी पुरस्कार का प्रदान किया गया था। तो पूछेगा किस अकादमी पुरस्कार मिला था, किसके लिए, तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था, गया था। और उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्वशी के लिए क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया था। उर्वशी के लिए क्या मिला था, तो उसे क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए, तो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। पूछेगा रामधारी सिंह दिनकर को निधन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था।
आई होप आपको पता होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिएगा, भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ जी कि भागलपुर विश्वविद्यालय में क्या रह चुके हैं, तो उप कुलपति के पद पर रह चुके हैं। उनका छात्र सहोदर पहला प्रकाशित हुआ था कब? 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर, उनकी कविता क्या थी, प्रकाशित हुई थी। 21 वर्ष की अवस्था में क्या रह चुके हैं, तो भाई इनकी पहली कविता प्रणभंग प्रकाशित हुआ था 21 वर्ष की अवस्था में। इनकी पहली कविता कब, मतलब क्या हुआ था, प्रकाशित हुई थी, कौन? तो प्रणभंग। अब संस्कृत के 4 अध्याय के लिए से क्या निकला था, अकादमी पुरस्कार प्रदान, मतलब कि प्राप्त हुआ था। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए क्या प्राप्त हुआ था, अकादमी पुरस्कार, जबकि उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान, मतलब प्राप्त किया गया। और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। अगला पॉइंट देखते जी, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, रचनाएं क्या है, तो काव्य में देखेगा प्रणभंग। प्रणभंग इंपॉर्टेंट है जी। प्रणभंग 1929 ईस्वी में, रेणुका 1935 ईस्वी में, हुनकार 1938 ईस्वी में। रसबंदी रसबंदी 1940 ईस्वी में, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नीलकुसुम, उर्वशी 1961 ईस्वी में, परशुराम की प्रतीक्षा, कोमल और कवित, हरे को हरिराम। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रख देता हूँ, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, रेणुका, हुनकार, ये भी, एक सेकेंड, रेणुका से हुनकार यहाँ तक रख देता हूँ, रश्मिबंदी, ये तीनों याद कर लीजिएगा जी। प्रणभंग ये भी, एक सेकेंड, क्या, तो प्रणभंग ये भी याद रखिएगा जी। अगला पॉइंट देखिएगा, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, नीलकुशम। ये रश्मि रथी ये भी इम्पोर्टेंट है जी, इसको भी याद रखिएगा, रश्मि रथी। ठीक। उर्वशी के लिए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, संस्कृति के 4 अध्याय पर इसे अकादमी पुरस्कार मिला था, ये याद रखिएगा। ठीक। और अगला पॉइंट क्या है, परशुराम की प्रतीक्षा, ये भी याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। कोमल और कवित ये न उतना नहीं, हारे को हरिनाम ये भी इम्पोर्टेंट है जी, हारे को हरिनाम, क्या है, हारे के हरिनाम, ये भी इम्पोर्टेंट है जी। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी में, काव्य की भूमिका 1958 ईस्वी में, बट पीपल 1961 ईस्वी में, शुद्ध कविता की खोज 1966 ईस्वी में, दिनकर की डायरी, पाश्चात्य एवं भारतीय साहित्य का गंभीर अध्ययन कर हिंदी साहित्य के दिनकर जी, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीत, प्रगति काव्य, नाटकों का अनेक शैलियों में उच्च स्तर की रचनाएं की गई। जितने सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया गया बस उसी पर ध्यान रखेगा, आगे उतना ध्यान नहीं रखेगा तो भी चलेगा। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जितने सारे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इससे कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा जी, आप लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, समरी करेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद जितने सारे लेखक परिचय से ऑब्जेक्टिव रहेगा उसको करेंगे अभी, उसके बाद समरी करेंगे, उसके बाद चैप्टर में जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जितने सारे इंपॉर्टेंट बनेंगे उसको करेंगे। ठीक। तो देखिए जी, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। आप लोग पीडीएफ के लिए टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ के लिए मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पर। एक सेकेंड, पीडीएफ के लिए मैसेज कर दीजिएगा इस पर।
हम व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, या तो टेलीग्राम पर है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन क्लासेस नोट्स इस नाम से होगा, तो उस पर मैसेज कर दीजिएगा, या इसे एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक, एसएमएस कर दीजिएगा, हम पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक, ओके। ठीक है जी, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, इस पर हम पीडीएफ डाल दूंगा। तो ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं जी, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंध का नाम बताइए। अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है जी। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में क्या हुआ था? तो दिनकर जी का क्या हुआ था? तो जन्म हुआ था। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? इनका निधन कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में दिनकर जी का निधन हुआ था। और जन्म कब हुआ था जी? आप लोग को रिवीजन करने के लिए हम ये रिवीजन करा लें जी, आप लोग याद करिएगा जे, वरना देखने का कोई मतलब ही ना निकलेगा। आप लोग रफ कॉपी ले लीजिएगा, जितनी सारे डेट वाइज है लिख लिख कर याद करिएगा। ठीक, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाती है, जबकि इनका जन्म कब हुआ था? तो 8 सितंबर कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, सॉरी 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का काम हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था? तो 1974 ईस्वी में। छोटा छोटा डेट याद नहीं रखिएगा जी, बड़ा डेट याद रखिएगा। इनका कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार से जिला में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन नहीं है? तो संकेत, यशोदा और प्रणभंग। ये भी है अजीब, ये तो है प्रणभंग। ये क्या बोल रहा है कि नहीं है? ठीक, तो ये है, तो ये कट जाएगा जी। प्रणभंग उन्हीं का ना है। रेणुका उनका, रसबंदी, कुरुक्षेत्र किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। रश्मिरथी भी है, नील कुसुम उर्वशी भी है, उन्हीं का है। तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ये हमारा क्या है? संकेत यशोधरा नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियों कौन नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर का गद्य कृति कौन नहीं है? तो मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर तो रामधारी सिंह दिनकर के है ही जी, ये तो पढ़ ही रहे हैं। ठीक, तो ये गलत हो गया। दूसरा आषाढ़ एक दिन इनका नहीं रचना है जी, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि काव्य की भूमिका शुद्ध कविता की खोज। ये शुद्ध कविता की खोज किनका है? तो रामधारी सिंह दिनकर के जी का है। रामधारी सिंह दिनकर का है शुद्ध कविता की खोज। रामधारी सिंह किनका है? तो दिनकर जी का है। ठीक, बट पीपल दिनकर की डायरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिनकर किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जी? तो संस्कृति के 4 अध्याय पर उन्हें गद्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए क्या मिला था? तो अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जबकि जबकि उर्वशी पर उन्हें क्या मिला था? उर्वशी के लिए उन्हें क्या मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? उर्वशी पर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। जबकि संस्कृति के 4 अध्याय पर हम लोग का क्या मिला था? मतलब उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यही क्वेश्चन न बता रहे थे। तो उर्वशी पर क्या मिला था, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक, उर्वशी पर क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनको, तो दिनकर जी को, यानी रामधारी सिंह दिनकर जी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। किसको, दिनकर जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था। दिनकर की कविता में कौन सा गुण नहीं था। ओज गुण था, पौरुष भी था, प्रवृत्ति भी था, वाग्मिता भी था, ये माश्रीनता क्या था, यह नहीं था। ठीक, कुछ ऑब्जेक्टिव ये चैप्टर के अंदर से भी डाला हुआ है। ठीक, तो आप लोग घबराइएगा मत, चैप्टर के अंदर पढ़ाएगा तो वहां से हल हो जाएगा जी। ठीक, दिनकर किस युग के कवि थे, तो दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो छायावादी उत्तर युग के कवि थे दिनकर जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो छायावादी उत्तर युग के थे, यह कवि थे। दिनकर जी की माता के क्या नाम था। दिनकर जी का माता के क्या नाम था, तो मनरूप देवी था। दिनकर जी का माता का नाम क्या था, तो मनरूप देवी था। दिनकर जी का माता का नाम क्या था, तो मनरूप देवी था। कि दिनकर जी के पिता का क्या नाम था। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह था। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह। और दिनकर जी के जो माता के नाम क्या था, तो माता का नाम पूछेगा तो क्या, मनरूप देवी। मनरूप देवी थी ना, हाँ मनरूप देवी थी। मनरूप देवी किनका था, माता का नाम। पिता का नाम रवि सिंह। अब पत्नी का नाम कमेंट करिएगा या बता देते। पत्नी का नाम क्या था, तो श्यामावती। श्यामावती क्या थी, उनकी पत्नी का नाम था। ठीक, श्यामावती उनकी पत्नी का नाम था। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कितने वर्ष की उम्र में दिनकर की पहली कविता पुस्तक यानी कि प्रणभंग प्रकाशित हुई थी। तो जब वह 21 वर्ष के था, ये तो बताए थे जी लेखक परिचय में। जब वह 21 वर्ष के थे तो उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो वो कौन था, वो प्रणभंग था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी। जो उनकी पहली कविता रामधारी सिंह दिनकर की, वो कब प्रकाशित हुई थी, तो 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। छात्र सहोदर में क्या होता, तो छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। तो दिनकर जी की पत्नी का नाम अभी बताए थे जी, श्यामावती थी। माता के क्या नाम था, तो माता का नाम कमेंट करिए जी, अभी बताएं। माता की नाम क्या था, मनरूप देवी। एवं पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह। मनरूप एवं क्या है, रवि सिंह। ठीक जी, याद रखिएगा। पत्नी के श्यामावती। जन्म कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था, तो 1974 ईस्वी में। ठीक, और इनके किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उर्वशी के लिए। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो उसे संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। ठीक, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इतना याद रखेगा। दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो छायावादी उत्तर युग के कवि है, पूछेगा तो छायावादी उत्तर युग के ठीक कवि थे। इतने सारे इंपॉर्टेंट याद रखेगा तो ऑब्जेक्टिव धड़ाधड़ बनेगा। ठीक, देखिएगा दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी। दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। और छात्र सहोदर कब प्रकाशित हुआ, जो आप लोग कमेंट करिएगा या तो बताते हैं। छात्र सहोदर कब प्रकाशित हुआ था, तो 1925 ईस्वी में छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी उनकी पहली कविता। ठीक, और प्रणभंग कब प्रकाशित हुआ था, जब वह 21 वर्ष के थे तो प्रणभंग प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो ब्लिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक,
ये चैप्टर के अंदर पढ़ेगा जी, तब पता लगेगा जी। ठीक, कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो बिलिंगडन नर्सिंग होम में। और इनका जो ख्याल रखने वाला वो डॉक्टर का क्या नाम था, तो डॉक्टर रहमान। ये भी ध्यान रखिएगा जी, उनका ख्याल रखने वाला कौन थे, तो डॉक्टर रहमान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में किस पद पर मतलब रहे हैं, तो उप कुलपति के पद पर रहे थे दिनकर जी। भागलपुर में किस उपपति, सॉरी, किस पद पर रहे थे, तो उप कुलपति के पद पर रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस विषय के प्रोफेसर थे, तो हिंदी विषय के प्रोफेसर थे। वो हिंदी विषय में क्या थे, तो प्रोफेसर थे। हिंदी विषय में क्या थे, तो वो प्रोफेसर थे। आप लोग वेट करिए जी। उसके बाद आप क्या करा दें, समरी करा दें या चैप्टर आती करा दें, कमेंट करिएगा। समरी या चैप्टर के बारे में, यानी कि चैप्टर के अंदर जो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो करा दें। चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको करा देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कराते हैं। उसके बाद समरी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, समरी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जितने सारे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सारा पीडीएफ फ्री रहेगा ऑफ कोर्स। आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट करिएगा, या तो जो नंबर बताएं उस पर मैसेज कर दिएगा जी, धड़ाक से आप लोग का पीडीएफ चल जाएगा। ठीक, टेंशन ना लीजिएगा पीडीएफ के लिए। ठीक, अब जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आप करा देते हैं। एक सेकेंड, चैप्टर के अंदर जितने सारे पढ़ने का उसका कर देते हैं जी। उसके बाद आप चैप्टर वाइज करा देते हैं जी।
अर्धनारीश्वर कराते हैं। ठीक, चैप्टर के अंदर आप जितना सारा पढ़ने का, यानी कि चैप्टर के अंदर वाले जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर, ठीक, महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें, ठीक, हम लोग देखेंगे। पहला देखिएगा जी, अर्धनारीश्वर क्या है। अर्धनारीश्वर क्या है, तो शिव और पार्वती के क्या है, कल्पित रूप। अर्धनारीश्वर क्या है, अर्धनारीश्वर क्या है, तो शिव और पार्वती के क्या है, तो कल्पित रूप है। शिव और पार्वती के क्या है, क्या है, कल्पित रूप है। शिव और पार्वती के क्या है, तो कल्पित कल्पित रूप है। ये पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट देखेगा, इस चैप्टर में कहा गया है कि यदि नर में, इस चैप्टर में बोला कि यदि नर में, यानी नर में नारी का गुण आ जाए, नारी का गुण आ जाए, तो वह क्या, देवता बन जाता है। क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। परंतु नारी में, नारी में क्या, नर का गुण आ जाए, नर का गुण आ जाए, तो क्या इसमें क्या बताया गया था, राक्षसिनी। राक्षसिनी कहा गया है कि यदि नर में नारी का गुण आ जाए तो उसे देवता कहा गया, जबकि नारी में कोई नर का गुण आ जाए तो उसे राक्षसिनी कहा गया था। अब अर्धनारीश्वर का सारांश पढ़ लेते हैं जी। सारांश में क्या बोलता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद लघुत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, करते हैं। क्या कह रहा है सारांश में कि वह प्रस्तुत पाठ छायावादी उत्तर युग के राष्ट्रीय भावधारा के आधुनिक कवि और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा 1952 में लिखा गया है।
हम लोग सारांश तो पढ़वे करेंगे, इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जाके ताकि हम लोग का उसको भी हाईलाइट करेंगे, ताकि हम लोग का क्या ऑब्जेक्टिव में काम दे सके। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या जी, तो छायावादी युग के और क्या राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय भावधारा की वे आधुनिक कवि है। क्या है, तो आधुनिक कवि। और राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर, हमारे राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। ठीक, 1952 में लिखा गया है निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, तो निबंध है। ये भी पॉइंट रखिएगा ध्यान में जी, अर्धनारीश्वर क्या है, तो निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या है, तो निबंध है। ठीक, अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर भारत का एक मिथकीय प्रतीक है। क्या है, तो मिथकीय प्रतीक है, जो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। क्या है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर क्या है, तो शंकर और पार्वती का क्या है, कल्पित रूप है। एक सेकेंड, पूछेगा शंकर और पार्वती का कल्पित रूप कौन है, तो अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का क्या है, कल्पित रूप है। पूछेगा शंकर और पार्वती के क्या है, मतलब अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती के क्या है, तो एक कल्पित रूप है, जिसका संबंध आधा यंग पुरुष और आधा यंग क्या है, नारी। कल्पित रूप मतलब जिसका संभवतः अर्थ क्या होता है, आधा नारी और आधा क्या होता है, पुरुष। यानी आधा पुरुष और आधा नारी, अर्धनारीश्वर का ही मतलब होता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है कि आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का। अगला पॉइंट देखिएगा, अर्धनारीश्वर की सार्थकता व्यक्त करने के लिए कवि ने नर और नारी पर विभिन्न लेखकों की टिप्पणियां का जिक्र किया है। अर्धनारीश्वर की सरकथा को व्यक्त करने के लिए कवि ने नर और नारी पर विभिन्न लेखकों की टिप्पणियों का जिक्र किया है और उनका खंडन भी किया है। उनका क्या किया, तो मतलब वर्णन किया है। जैसे कि प्रेमचंद ने कहा है, प्रेमचंद ने क्या कहा है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। किसने कहा था, तो प्रेमचंद ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक, कि जब पुरुष नारी के गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है जी। यानी कि पुरुष में जब नारी का गुण आता है तो क्या वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी में नर के गुण सीखती है तो वह क्या राक्षसी हो जाती है। क्या हो जाती है, तो राक्षसी। इसमें क्या बोला है कि जब पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, जबकि एक नारी नर का गुण लेता है तो वह राक्षसी बन जाता है। ये किसने कहा था, तो प्रेमचंद जी ने कहा था। अगला पॉइंट देखिए कि इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर का मत था। अब रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का मत था कि नारी की सार्थकता केवल पृथ्वी की शोभा और केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं, एक सेकेंड, रविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर का मत था कि नारी की सार्थकता केवल पृथ्वी की शोभा और केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। केवल क्या है, तो पृथ्वी की शोभा और प्रेम की क्या प्रतिमा बनने में। यानी कि प्यार की क्या, यानी कि प्रतिमा मतलब क्या होता है, एक स्टैचू जिसको कह सकते हैं फोटो। स्टैचू एक तरह से होता है, उसे बनने में है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वही बर्नार्ड शॉ ने ये अवधि 2025 का जो पेपर था जी, इसमें पूछा गया कि बर्नार्ड शॉ ने नारी के बारे में क्या कहा था। तो बर्नार्ड शॉ ने क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इसको ध्यान रखिएगा कि बर्नार्ड शॉ ने नारी शिकारी और नर को शिकार कहा। नारी को क्या कहा था, तो शिकारी। नर को क्या कहा, तो शिकार। यानी नारी क्या है, शिकारी और नर क्या है, शिकार।
यानी कि नारी क्या है, शिकारी है, जबकि नर कौन है, शिकार है। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, नारी स्त्रीलिंग होती है तो शिकार को स्त्रीलिंग शिकारी हो गया, और नर पुल्लिंग है तो शिकार पुल्लिंग है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, उपर्युक्त सभी विचारों का विरोध करते हुए कवि कहते हैं कि कृषि के आविष्कार के साथ मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ और उसी समय नारी की पराधीनता की शुरुआत हो गई। पुरुष ने महिलाओं को दायरा घर तक सीमित कर दिया, स्वयं वृक्ष और नारी को लता बना दिया। जहाँ कहीं कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है अथवा सत्ता का साधन है, वहाँ पुरुष ने कब्जा कर लिया। उनसे स्वयं को राजा और नारी को छाया मात्र बना दिया। अतः यह संभव नहीं है कि कोई नारी किसी नर का शिकार करे। फिर से पढ़िए जी, क्या करा कि उपर्युक्त सभी विचारों को विरोध करते हुए, यानी कि पीछे जितने सारे थे उसको विरोध करते हुए कवि कहते हैं, यानी उन लोगों के बातों को विरोध करते हुए कवि कहते हैं कि कृषि के आविष्कार के साथ, यानी जब कृषि के आविष्कार के साथ मानव सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ था। ये भी पूछा जाता है जी कि मानव सभ्यता का जो विकास कब हुआ था, तो कृषि को आविष्कार होने से, यानी कि कृषि की आविष्कार होने से मानव सभ्यता का विकास हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है जी, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और पूछा जाइएगा, मतलब पूछा जाएगा ही। और उसी समय नारी की पराधीनता की शुरुआत हो गई थी। अब पूछेगा नारी की पराधीनता कब से शुरुआत हो गई थी, तो कृषि को आविष्कार होने से के साथ साथ। ठीक, पुरुष ने महिलाओं को दायरा घर तक सीमित कर दिया, यानी कि पुरुषों ने क्या किया, महिलाओं को महिलाओं को घर तक सीमित मतलब दायरा कहाँ तक रखा, तो घर तक सीमित कर दिया कि मतलब पुरुष ने महिला लोग कहाँ रहेगी, तो घर में रहेगी। स्वयं वृक्ष और नारी से पुरुष को क्या कहेगा, पुरुष यानी कि स्वयं वृक्ष और नारी को लता बना दिया। यानी कि पुरुष क्या है, तो वृक्ष है, जबकि नारी क्या है, तो लता है। नारी क्या है, तो लता है, जबकि पुरुष क्या है, तो पुरुष क्या है, वृक्ष है। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जहां कहीं कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है अथवा सत्ता का साधन है, वहां पुरुषों ने कब्जा कर लिया। क्या बोल रहा है कि अधिकार की कोई भूमि है अथवा सत्ता का साधन है, वहां पुरुषों ने केवल कब्जा कर लिया, उसने स्वयं को राजा और नारी को छाया मात्र बना दिया। अतः यह संभव नहीं है कि कोई नारी किसी नर को शिकार करे। अगला पॉइंट देखते हैं जी, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कवि कहते हैं कि हालांकि महात्मा बुद्ध और भगवान मतलब कि भगवान महावीर ने नारियों को भी छूनी होने का अधिकार दिया। ये पूछा जाता है जी कि कवि कहते हैं कि महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, एक सेकेंड। महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। क्या होने का अधिकार दिया था, तो भिक्षुणी होने के अधिकार दिया था। भिक्षुणी होने के अधिकार दिया था, किसने दिया था, तो हालांकि यानी कि महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया। किंतु अधिकार देने के पश्चात बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था। अब पूछेगा बुद्ध का शिष्य कौन है, तो आनंद है। बुद्ध का शिष्य कौन है, तो आनंद है। आनंद किसका शिष्य मतलब कि आनंद किसका शिष्य है, तो बुद्ध का है। अगला पॉइंट कहता है कि मैंने जिस धर्म की स्थापना की थी वह 5000 वर्ष चलती, किंतु अब
अब वह मात्र 500 वर्ष तक चलेगी। वही दिगंबर सम्प्रदाय के धर्मचारियों ने कहा था कि नारी को भिक्षुणी होने का कोई लाभ नहीं है। यानी क्या बोल रहा है कि नारी को भिक्षुणी होने का कोई लाभ नहीं है। जब जब वो पुरुष योनि में जन्म लेगी तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी क्या कह रहा है कि नारी को भिक्षुणी होने में कोई लाभ नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं जी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अंत में लेखक कहते हैं कि पुरुष और नारी दोनों एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी। अंत में लेखक क्या कहते हैं कि पुरुष क्या कह रहे हैं कि पुरुष और नारी एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं। क्या है कि पुरुष और नारी दोनों एक ही द्रव की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, इसीलिए जो कर्म क्षेत्र पुरुष का है वही नारी का भी है। यानी जो काम करने का क्षेत्र पुरुष का है वही नारी का है। प्रत्येक पुरुष को तत्काथिक कहे जाने वाले नारी को गुण, दया, करुणा, माया और सहिष्णुता अपनाना चाहिए और प्रत्येक नारी को तथाकथित पुरुष के कहे जाने वाले गुणों को स्वीकार करना चाहिए, तभी वह अपने पूर्ण हो सकते हैं। अतः जरूरी है कि प्रत्येक पुरुष ने नारीत्व जागे और प्रत्येक नारी में पौरन का आभास हो। पौरन का क्या हो तो आभास हो। अगला पॉइंट पढ़ते हैं जी। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं। यही हमारा लास्ट पॉइंट था जी समरी का। अब इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्या करते हैं तो ऑब्जेक्टिव करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे जी। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। पाँच मिनट के ब्रेक लेते हैं जी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। अर्धनारीश्वर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं जी। टेस्ट है जी। तो आप लोग तैयार रहिएगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है तो निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार कौन है तो रामधारी सिंह दिनकर है जी। ऑप्शन नंबर ए सही है
कि अर्धनारीश्वर जो शीर्षक के निबंधकार है कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। रिवीजन करते जी, उनका जन्म कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में हुआ था। एक सेकेंड, कलर मैच नहीं कर रहा है जी, दूसरा कलर ले लेते हैं। कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुआ था, तो 1974 ईस्वी में जी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनका क्या थी, तो मृत्यु हुआ था, डेड हुआ था। क्या हुआ था, तो डेड हुआ था। अगला क्वेश्चन पढ़ेगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो आधा नारी और आधा पुरुष का। आधा अंग पुरुष का और आधा अंग क्या, तो नारी का। हम लोग समरी में देखिए, समरी वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग रहा है ना, ये समरी में किए थे जी, समरी में किए थे ना, यही है। क्या कह रहा है कि संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है, तो सर्वत्र पुरुष और पुरुष स्त्री स्त्री हैं। पुरुष दबंग और स्त्री अस्त्रैन है। पुरुष अस्त्रैन और स्त्री पुरस्कृत है, मतलब कि पौरुष युक्त है। स्त्री पुरुष पर शासन करना चाहती है। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि पुरुष अस्त्रैन और स्त्री क्या है, तो पौरुष युक्त है। ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक जी, इसको ध्यान आप लोग देख लीजिएगा, ये डॉट में है। ठीक, दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो दिनकर जी किस युग के कवि थे जी। दिनकर जी छायावादी उत्तर युग के कवि थे। किस युग के कवि थे, तो दिनकर जी छायावादी उत्तर युग के कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह कैसा है, तो क्या है, संपूर्ण है, अपूर्ण है, अधूरा है, अर्धपूर्ण है। क्या है, अपूर्ण है। जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं है वो क्या है, अपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिनकर जी की माता के क्या नाम है, तो दिनकर जी के माता का नाम क्या था, तो मनरूप देवी है, जबकि पिता का नाम रवि सिंह थी, रवि सिंह था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने वर्ष की उम्र में दिनकर की पहली कविता, मतलब क्या, पुस्तक प्रारंभ हुआ था। जब वह 21 वर्ष वर्ष के थे तो उनकी पहली कविता क्या थी, तो प्रणभंग प्रकाशित हुई थी। अगला क्या रहा है कि आधुनिक कौन है जो अपने माता पिता को मान नहीं देता है, जो सामने वाले को अपने बराबर नहीं मानता है, जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र के नहीं बल्कि उसके कर्म को नापता है। जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानता है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता है। कोई आधुनिक है जो आपके उसकी कर्म से पहचान नहीं देती है। ठीक, उसके कर्म से नापता है, जबकि उसकी जाति ऊंचाई से नहीं नापता। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो संस्कृति की 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी के हैं। इसको क्या मिला था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय पर। और उर्वशी पर क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस कवि ने निम्न पंक्तियां लिखी है, नारी तो हम हूँ कारी तब नार किया विचार, जब जाई तब परिहरी नारी महाविकार। तो यह किसने लिखा था, तो ये तुलसीदास ने लिखा था जी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये तुलसीदास ने लिखा था, ये तुलसीदास ने लिखा था। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं जी।
किस पाठ में निम्नलिखित बात बताई आई है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। अर्धनारीश्वर में ये कहा गया है, किस चैप्टर में ये कहा गया है? तो अर्धनारीश्वर में कहा गया था कि किस पाठ में निम्नलिखित बात बताई गई कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। अर्ध व्यवसाय शब्द का अर्थ क्या है? तो अर्ध व्यवसाय शब्द का अर्थ क्या है? उत्साहपूर्ण परिश्रम होता है। अर्ध व्यवसाय का अर्थ क्या होता है? तो उत्साहपूर्ण परिश्रम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है? वो किस में कहा गया था? तो अर्धनारीश्वर में कहा गया है कि जिस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, किसने कहा गया था? अर्धनारीश्वर में। अपूर्ण का ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है जी। ठीक, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में यहाँ दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है जिस पुरुष में नारित्व में उसे क्या कहा जाता है, तो अपूर्ण, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से, और दूसरा यहाँ लाइन में पूछा गया कि किस चैप्टर से कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस रचनाकार की पंक्तियां हैं कि नारी सुगंध है नारी पुरुष की वाह वाह झूलती हुई झूल की माला है, वो कहा गया था किसमें? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाता है? किसने कहा था? तो प्रेमचंद ने कहा था कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण लेता है तो वह राक्षसी हो जाती है। किसने कहा था? तो प्रेमचंद ने कहा था। अगला क्वेश्चन पढ़ेगा, किसने कहा कि नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई थी जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी अपने अपने घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। जिसने मतलब नारी कहाँ तो घर में रहने लगी और पुरुष कहाँ बाहर रहने लगा। तो किसने कहा था? प्रेमचंद ने ही कहा था। एक सेकेंड इसको देख। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये दिनकर जी, ये प्रेमचंद जी ने कहे थे। ये किसने कहा था? तो दिनकर जी ने किया था। यानी कवि का चर्चा इसमें किया गया था कि कवि ने कहा था कि नारी की प्रधानता तब से शुरुआत हुई थी जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार था। कवि कौन है? तो कवि का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, हमारे दिनकर जी आंसर सही है कि रामधारी सिंह दिनकर ने हमारा कहा था कि जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार हुआ था तो नारी अब बाहर रहने लगा, यानी कि नारी घर में रहने लगा और पुरुष बाहर रहने लगा।
अगला क्वेश्चन कहते हैं कि दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी। तो दिनकर की पहली कविता किस किस पत्रिका में छपी थी। तो छात्र सहोदर में क्या हुआ था, तो छपा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। दिनकर जी का निधन बिल्डिंग नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी के अस्पताल में क्या होता, तो उनका मृत्यु हुआ था बिल्डिंग नर्सिंग होम में। इसका केयर करने वाला जो डॉक्टर के नाम था, डॉक्टर किसका, रहमान। इनको देखभाल रखने वाला डॉक्टर रहमान। स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला का नाम था डॉक्टर रहमान। अपने साथी यमनी की शांति कौन लाती है। अपने साथी यामिनी की शांति कौन लाती है, तो स्त्री लाती है। ठीक, आप लोग कमेंट करिए जी कैसा लगा ये वीडियो। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं जी। क्वेश्चन आंसर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर, एक सेकेंड। तो स्टार्ट करते हैं जी, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से क्या सहमत हैं, अपने पक्ष रखें। तो उत्तर में क्या लिखा गया, उत्तर में पढ़ेगा कि प्रस्तुत प्रश्न छायावादी उत्तर युग के कवि रामधार सिंह दिनकर रचित निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है। यदि शांति की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन का तात्पर्य यह है कि नारी दयावान और करुणा होती है और पुरुष निष्ठुर और कठोर होती है। इसीलिए संधि वार्ता के वक्ता उन्होंने युद्ध में होने वाले रक्तपात के बारे में नहीं सोचा। रक्तपात के बारे में क्या नहीं सोचा। अगर संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के मध्य होती तो क्या बोल रहा है कि अगर संधि का वार्ता कुंती और गांधारी के मध्य होती तो दोनों में से कोई भी अपने पुत्र के रक्तपात के लिए सहमत नहीं होती और युद्ध के स्थान पर संधि हुई हुई होती। फिर से पढ़ेगा, क्या कह रहा है कि प्रस्तुत प्रश्न छायावादी उत्तर युग के कवि, छायावादी उत्तर कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, और रचित निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया। इतना पॉइंट तो ये चैप्टर के बारे में ये लिख दीजिएगा। और क्या कह रहा है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती, क्या बोला, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच होती तो ये लाइन यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया गया है जी, बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। यहाँ तक ऑप्शन डायरेक्ट उठा के लिख दिए जी। लेखक ने इस कथन से क्या सहमत है। लेखक के इस कथन में तात्पर्य यह है कि नारी, अब नारी के बारे में चर्चा करिएगा जी। नारी दयावान और करुण होती है। क्या होती, नारी दयावान और करुणा होती। क्या होता है, तो दयावान और करुणा होती है। और पुरुष निष्ठुर और कठोर होते। क्या बोला कि मतलब कि नारी के बारे में इसमें कहा गया कि नारी दयावान और क्या है, तो करुणा होती है। और पुरुष के बारे में कहा गया कि निष्ठुर और कठोर होती है, वह बहुत ही कठोर होती है। इसीलिए संधि का वार्ता उन्होंने युद्ध में होने वाले रक्तपात के बारे में नहीं सोचा। किसके बारे में नहीं सोचा, तो रक्तपात के बारे में नहीं सोचा।
अगर संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के मध्य नहीं होती होती तो क्या होता है, यानी कि अगर संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के मध्य होती तो दोनों में से कोई भी अपने पुत्र के रक्तताप के लिए सहमत नहीं होती और युद्ध के स्थान पर संधि हुई होती। संधि का अर्थ होता है समझौता जी, आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि युद्ध ना होने के बाद यह क्या होता है तो समझौता होता है, समझौता होता है, ठीक ना। क्या होता है तो समझौता, संधि का मतलब होता है समझौता, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, आज इसकी क्या शर्त करता है। तो अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों किया गया है। अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती के क्या है कल्पित रूप है। देखिएगा कल्पना क्यों किएंगे, और इसकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, ये पूछा जाता है जी बार बार कि अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का क्या है कल्पित रूप है। इसकी कल्पना यह प्रदर्शित करने के लिए की गई होगी कि नर और नारी पूर्ण रूप से क्या है तो समान है और एक गुण दूसरे के गुण दोष नहीं हो सकते हैं। मतलब क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का क्या है कल्पित रूप है। इसकी कल्पना यह प्रदर्शित करने के लिए की गई होगी कि नर और नारी पूर्ण रूप से क्या है तो समान है और एक एक दूसरे से दोष नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे क्या दोष नहीं हो सकते हैं। इसकी सार्थकता आज भी क्या है, उसकी सार्थकता आज भी है, क्योंकि पुरुष का आत्मविश्वास और निडरता नारी को केवल बल को बढ़ाएगा, वही नारी को दया माया और सहिष्णुता पुरुष को एक सही निर्णय लेने में क्या करेगा मददगार होगी किसको तो महिला को होगी, ठीक। आशा है जी आप लोग इतने क्वेश्चन करने के बाद पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। अगला क्या कह रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है, मतलब उनकी बातों से क्यों असंतुष्ट है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर प्रसाद और प्रेमचंद ने नारी और नारी को अलग अलग माना है, उनके गुणों कर्मों और कार्य क्षेत्रों को अलग बताया है। क्या किया गया तो अलग बताया गया है, इसीलिए लेखक उनके असंतुष्ट हैं, क्योंकि लेखक के अनुसार नर और नारी एक ही द्रव की ढली हुई क्या है दो प्रतिमाएं और उनका कार्यक्षेत्र भी एक ही है। ये क्या बोला रविंद्रनाथ ठाकुर प्रसाद और प्रेमचंद ने नर और नारी को क्या अलग माना, ये समझ क्या माना है तो नर और नारी दोनों अलग हुए और उनके गुणों कर्म और कार्य क्षेत्र को अभी अलग बताया है। जबकि लेखक क्या करते हैं, लेखक असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि यह लेखक ने कहा था कि नर और नारी एक ही द्रव की दो ढली हुई प्रतिमाएं हैं और उनका कार्य क्षेत्र भी क्या है तो एक ही है, इसीलिए वो असंतुष्ट है, ठीक। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, इसको भी ध्यान रखिएगा कि प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग क्या है। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है तो प्रतिवृत्ति यानी कि प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने वाला मार्ग है। तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने वालों को क्या मार्ग किस मार्ग से नाम से जाने जाते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग।
एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग को गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने वाला मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने वाला मार्ग है। अर्थात जो प्रवृत्ति मार्ग होते हैं वे गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर नारी को साथ अपना जीवन यापन करते हैं। निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। तो निवृत्ति मार्ग किसे कहा जाता है? गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग को, अर्थात गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने कर सन्यासी बन जाते हैं, उसे निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। तो आशा है जी समझ गए होंगे कि प्रवृत्ति मार्ग जो गृहस्थ जीवन को अपनाता है उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है, जबकि जो निवृत्ति मार्ग यानी कि वो जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार ना करके वह सन्यासी बन जाता है तो उसे निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? बुद्ध ने आनंद से कहा था कि मैं जिस धर्म की स्थापना की थी वह 5000 वर्ष चलता, किंतु जब अब मैंने महिलाओं को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया तो यह मात्र 500 वर्ष तक ही चला। क्या कहता है कि बुद्ध ने आनंद से कहा था कि मैं जिस धर्म की स्थापना की थी वह 5000 वर्ष चलता, किंतु अब जब मैंने महिलाओं को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया तो यह मात्र कितने वर्ष तक? तो 5 वर्ष तक ही चलेगा। वो किसने कहा था? तो बुद्ध ने कहा था। किससे कहा था? तो आनंद ने। आनंद को शिष्य कौन है? तो बुद्ध है। बुद्ध का शिष्य किसे कहा गया? तो आनंद का कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? इसकी क्या ऐसा कहना उचित है? स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे की मंशा होती है कि महिलाओं किसी भी भांति से पुरुष को स्वयं से बांध कर रखती है। ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि शक्ति पुरुष के पास है, वो किसी पर दबाव बना सकते हैं, किसी को वश में नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे की जो मंशा होती है कि महिलाओं किसी भी भांति से पुरुष को स्वयं से बांध कर रखती है। ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है, मतलब कि पुरुष महिलाओं को बांध कर ना रखे, वो अपनी स्वतंत्र जीवन जी सके, यापन कर सके, ऐसा कहना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि मतलब उनकी शक्ति पुरुष के पास है, वो किसी पर दबाव बना सकते हैं, किसी को बस में नहीं हो सकते हैं। ठीक, अगला क्या रहा है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई थी? नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई थी? जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया और महिलाओं घर में और पुरुष बाहर काम करने लगे थे। नारी की पराधीनता कब? जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया था। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया था तब नारी की पराधीनता क्या हुई थी? तो आरंभ हुई थी। इस कारण से क्या होने लगा? पुरुष घर के बाहर का काम करने लगे, जबकि महिला क्या करने लगे? घर के अंदर जितने सारे काम काज है वो क्या करने लगे? काम करने लगे। तो नारी और पुरुष घर के बाहर काम करने लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन लास्ट हो गया। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक, कमेंट करिएगा जी कैसा लगा ये वीडियो, और पीडीएफ के लिए कमेंट करिएगा जी। नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम पीडीएफ दे देंगे। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, गुड बाय, गुड बाय, लव यू सबको। ओके ओके ओके, ठीक।